हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स को जिनमें हम बात कर रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच की, लिटरेरी टर्म्स की। आज हम पहली जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, इट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं हम विरोधाभास। आई थिंक बिकॉज हिंदी के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाथ तंग है। तो पैराडॉक्स जो है ये कंफ्यूजन पैदा करने वाली डिवाइसेस में से एक है, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहचानने की जहाँ तक बात आती है, एग्जाम्पल्स को पहचान कर ये बताने की जहाँ तक बात आती है कि पैराडॉक्स है या एंटीथेसिस है या ऑक्सीमोरॉन है। कुछ लोग हैं ना, सब लोग नहीं, आप तो इंटेलिजेंट भी हैं वैसे। फिर भी अपन आज इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पैराडॉक्स की डेफिनेशन की बात करें तो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो दिखने में क्या लगता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होने का मतलब क्या है कि दिखने में लगता है कि ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि चाइल्ड जो है ही इज द फादर ऑफ मैन, है ना, बच्चा जो है वो बड़े आदमी का पिता है। तो अब दिखने में, सुनने में ये स्टेटमेंट जो है, अगर आप पहली बार सुनेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। चाइल्ड जो है वो मैन का फादर नहीं होता है, मैन जो होता है वो चाइल्ड का फादर होता है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो एट फर्स्ट साइट सीम्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, बट व्हेन यू केयरफुली एनालाइज इट और व्हेन यू आर गिवन अ कॉन्टेक्स्ट टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आपको पता लगेगा कि उसका एक वैलिड मीनिंग होगा, है ना। मतलब ऐसी विरोधाभासी बातें जो दिखने में विरोधाभासी लगे लेकिन उनका एक वैलिड मीनिंग निकल आए। ये तो बात थी सिर्फ डेफिनेशन की। अब अगर अपन बात करें कि कैसे हम अंतर को क्लियर करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एंटीथेसिस जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब एक जैसी स्ट्रक्चर्स होंगी आमने सामने, उनमें विरोधाभास होगा लेकिन वो डीप नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, यहां पर आपको कोई ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये तो आपस में विरोधी बातें हैं। ये आपस में विरोधी बातें नहीं है, ये बस अपोजिट आइडियाज को साइड बाय साइड पैरेलली स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है ना। कि गलती करना मानवीय स्वभाव है, ठीक है, और माफ कर देना देवी है, ये भी ठीक है। तो मतलब ये, इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डेथ दाउ शैल डाई, मृत्यु तुम मर जाओगी, तो इसमें ना तो कोई पैरेलल स्ट्रक्चर है जैसे कि एंटीथेसिस में होती है, और इसको समझना सरफेस लेवल पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सरफेस लेवल पे अगर हम बोले कि मृत्यु तुम मर जाओगी, तो मृत्यु कैसे मरेगी भाई, मृत्यु तो मारती है। तो इसको समझने के लिए आपको जॉन डन की पोइम पढ़नी पड़ेगी, इसका नाम है डेथ नॉट बी प्राउड। उसमें ये बताता है हमें वो कि जब इंसान ये जान जाता है कि वो बॉडी नहीं है, बॉडी तो उसका एक घर है सिर्फ, जब वो जान जाता है कि वो बॉडी नहीं, वो सोल है, तो फिर वो ये भी जान जाता है कि बॉडी जो है वो खत्म होती है, सोल कभी मरती नहीं है। इसलिए उस समय डेथ क्या हो जाएगी, दाउ शैल डाई। तो मतलब हमने इसको एनालाइज किया, हमें कॉन्टेक्स्ट दी गई, तो हमें पता लग गया कि हाँ, इसका एक वैलिड मीनिंग है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बिल्कुल विरोधाभासी लग रहा है कि संभव ही नहीं है। लेकिन जब आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ड्सवर्थ ये कहना चाह रहा है कि द हैबिट्स दैट वी फॉर्म इन चाइल्डहुड मेक अस हु वी आर टुडे, है ना। जो आदतें हम बचपन में पालते हैं वो आदतें हमें बनाती हैं वो जो आज हम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो निर्माण है वो चाइल्डहुड में ही हो जाता है, और चाइल्ड ही है जो हमें बनाता है ना। तो इनडायरेक्टली मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि बनाने वाला कौन होता है, क्रिएटर। क्रिएटर माने फादर। तो चाइल्ड क्या हुआ फिर, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, क्योंकि चाइल्डहुड में हमने जो किया, चाइल्डहुड में हमने जो हैबिट्स पाली, वो हैबिट्स हमें बनाती हैं जो आज हम हैं। तो ये पैराडॉक्स की बात थी। अब अगर अपन ऑक्सीमोरॉन की बात करें तो ऑक्सीमोरॉन को पहचानना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि ऑक्सीमोरॉन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, दो अपोजिट वर्ड यूं कहें, एक साथ दे रखे होते हैं। 99% केसेस में एक साथ दे रखे होते हैं, और कभी कभी उनके बीच में एक आधे वर्ड का एंड और बट नोर इस तरह के छोटे मोटे गैप जो है आ सकते हैं, ना। आइस एंड फायर,
ये भी जो है ऑक्सीमोरॉन का एक एग्जांपल है। तो ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका जो दो वर्ड्स हैं वो एक साथ आएंगे, कोई डीप वीप की बात नहीं होगी। एंटीथेसिस में पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगी और पैराडॉक्स में पैरेलल स्ट्रक्चर होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी क्या है कि सरफेस में जो आपको ऑपोजिट लग रहा है वो एक्चुअली वैलिड मीनिंग रखेगा जब उसको आप एनालाइज करोगे। नाउ अगर अपन एग्जांपल्स को देखें आगे, तो अपन स्पेंसर का एग्जांपल देखते हैं आइस एंड फायर का। उसमें याद रखिएगा ये सारे एग्जांपल्स जो हैं इनमें एक एक लाइन में एक एक वर्ड में पैराडॉक्स नहीं है, जहां पे पैराडॉक्स में है मैं आपको बता दूंगा। तो what more miraculous things may be told that fire which all things melts should harden ice। तो फायर आइस को हार्डन कर रही है, और आइस which is congealed with senseless cold should kindle fire by wonderful device। और जो आइस है वो फायर को बढ़ा रही है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, एक तरह से विरोधाभास हो गया। ऐसा होता नहीं है कि आग जो है वो बर्फ को कठोर करे और बर्फ जो है वो आग को और ज्यादा बढ़ाए, है ना, ऐसा होता नहीं है। बट जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि स्पेंसर क्या कहना चाह रहा है। स्पेंसर कहना चाह रहा है कि जो फायर है यानी कि इमोशंस है पोइट के, वो उनके सामने जो उसकी जो बिलवड है वो एकदम आइस की तरह है, इमोशनलेस है। और जितना ज्यादा वो इमोशन रखता है उतनी ज्यादा वो इमोशनलेस है, और जितनी ज्यादा वो इमोशनलेस होती जा रही है उतनी ज्यादा उसके इमोशंस बढ़ रहे हैं, है ना। तो मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है अगर अपन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करेंगे। अगला एग्जांपल जो है मैंने आपको दिया था, डेथ बी नॉट प्राउड पोइम से है ना। उसमें ये लिखा हुआ है कि डेथ दाउ शैल डाई, तुम मर जाओगी। और साइलेंस ऑफ पेंडाइट टू स्पीक ट्रूली, तो अपरेंटली पैराडॉक्स रन्स इन माई ईयर। साइलेंस जो है वो उसके कानों में बज रही है, साइलेंस किसी के कानों में बज नहीं सकती है बट बज रही है। और ना यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर है कोई, ना यहाँ पे वर्ड्स चिपके हुए हैं कि ऑक्सीमोरॉन बोला जा सके, है ना। आई ड्वेल इन अ लोनली हाउस आई नो दैट वैनिश्ड मैनी अ समर अगो। एक घर जो कई समर पहले वैनिश हो गया था उसमें मैं रहता हूँ। जो वैनिश हो गया उसमें आप कैसे रह सकते हो, बट मे बी वो ये कहना चाह रहा है कि इस घर में जो लोग थे, जब ये हाउस नहीं था, जब ये होम था, तब ये घर था, अब तो ये सिर्फ दीवारें हैं, ईंट पत्थर है और मैं यहाँ रहता हूँ। तो इस तरह से, और ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स में से एक है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ की पोएम से है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप पैराडॉक्स को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको मानवीकरण। यस, मानवीकरण। और मानवीकरण का मतलब ये है व्हेन यू गिव द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, है ना, टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ह्यूमन क्वालिटीज प्रदान कर दो, तो क्या होता है वो पर्सोनिफिकेशन। इसमें एक बात लिखी हुई है कि याद रखना, वो नॉन लिविंग थिंग्स या वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप उनको पुकार रहे हो, है ना, ए लोनलीनेस, ए स्टार्स, तो वो फिर पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, वो अपोस्ट्रोफी हो जाएगा, जैसा कि ओड्स में होता है, अपन ने पढ़ा था। तो पर्सोनिफिकेशन इज कंपैरेटिवली इजी। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार जो है वो डांस कर रहे थे प्लेफुली, तो स्टार डांस नहीं कर सकते। एक चीज और याद रखिएगा आप कि इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को वो काम करते हुए बताएंगे विच आर जनरली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ओके, डांस करना ह्यूमन बींग्स का काम है, स्टार कर रहे हैं। रन डाउन हाउस अपीयर्ड डिप्रेस्ड, घर डिप्रेस लग रहा है। डिप्रेस कौन लगता है? इंसान। द फर्स्ट फेज ऑफ मॉर्निंग टिपटॉक, टिपटॉक कौन करता है? इंसान करते हैं ना, कदम चहलकदमी है ना, तो इंसान करते हैं। अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर, कितना कॉमनली यूज करते हैं अपन इसको। तो अपॉर्चुनिटी डोर पे नॉक कर रही थी, मतलब नॉक कौन करता है? इंसान कर सकता है ना, ईंट भाटे पत्थर तो नॉक नहीं कर सकते हैं अपने आप। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया गया है ना। He did not realize that his last chance was walking out the door. चांस जो है वो दरवाजे से बाहर जा रहा था, तो मतलब चांस को भी क्या किया गया? पर्सोनिफाई किया गया। The bees played hide and seek with the flowers as they buzzed from one to another. मधुमक्खियां जो हैं वो फूलों से लुका छुपी खेल रही थी। यहाँ पर भी क्या किया गया? पर्सोनिफाई किया गया है, बीज को भी और फ्लावर्स को भी, दोनों को, है ना। द विंड हाउल्ड, हवा जो है वो गुर्रा रही थी भेड़िए की तरह। The snow swaddled the earth like a mother would her infant child, है ना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कंबल या चादर उड़ाती है, वैसे स्नो ने अर्थ को कर रखा था। हालांकि आपको सिमली भी लगेगी, ऑब्वियसली सिमली है भी, लेकिन
याद रखना, मैंने आपको पहले बताया भी था कहीं किसी वीडियो में कि सिम्बली बहुत ही कॉमन डिवाइस है। अगर आपको किसी ऐसे सेंटेंस में जहां सिम्बली भी हो और पैराडॉक्स भी हो, सिम्बली भी हो और मेटाफोर भी हो, तो अगर आपको चूज करने को कहा जाए तो ऐसा होगा नहीं कि ऑप्शन में दोनों दे रखे हों, लेकिन अगर ऐसा हो जाए पर चांस, तो आपको वो फिगर ऑफ स्पीच चुनना है जो लेस कॉमन होता है। जैसे अलिट्रेशन है, अलिट्रेशन तो आप नाना करते करते भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लोगे, इसलिए उसको स्किप करके दूसरा अगर आपको कोई दिख रहा है तो उसको चुनना पहले चाहिए। ये रूल्स जो है ऐसी बातें किताबों में लिखी नहीं होती हैं, बट इट इज अप टू आवर कॉमन सेंस कि हम कैसे इनको हैंडल करते हैं। तो ये बात थी आपके पर्सोनिफिकेशन की। कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके, कि सब एग्जांपल्स को बोलना कंपलसरी नहीं होता। हाँ, एक और चीज कि आपको लगता है कभी भी आपको कोई एग्जांपल समझ नहीं आया या कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई, यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड आस्क मी डायरेक्टली, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और मैंने कभी कहा नहीं है आज तक कि इसको शेयर करें प्लीज, और सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री मटेरियल पहुंच सके, एंड आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू।